Hello guys, welcome, good morning. This is Vedant Education and class 12 science and this is chemistry class. As you all know, we had having the coordination compounds as the chapter. In the previous lots of lectures we have been covered lots of topics, and in the last session, in the last lecture we had covered the topic CFT. CFT हमने कवर किया था और CFT के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दोनों टाइप के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है वो स्प्लिटिंग हमने देखी थी। उसमें एक अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात कर ली थी, एंड प्रॉपर्टीज़ में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो है हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, म्यू था, और फॉर्मूला क्या था, n+2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये था n क्या था बच्चों, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा था, 1.73। अगर 2 है तो 2.82 आता है, 3 है तो 3.84 आता है, 4 है तो 4.89 आता है, 5 है तो 5.9192 आता है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ही किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, अदरवाइज उसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी डायामैग्नेटिक। अगर उसमें म्यू इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। एंड इन द केस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसमें से ये कुछ भी हो सकता है 1 से 5 तक के, एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, इधर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। नाउ यू कैन सी ऑन द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू सी 5.92 इज द मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका यूनिट क्या था, बोर मैग्नेटॉन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब देखिए क्या होता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स के कलर की अपन बात करेंगे। ओके, देखो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं, और वो कलर क्यों होते हैं देखिए। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स है वो एक डेफिनेट, जो विजिबल लाइट आ रही है ना उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वो विजिबल लाइट है, टॉर्च से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, हेलोजन से, सनलाइट है, वो सभी क्या है, विजिबल लाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पे हमारे या हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस पर विजिबल लाइट पड़ती है, इन दैट केस क्या होता है, उसमें से वो एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, डेफिनेट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बाय द एनर्जी ऑफ दैट डेफिनेट वेवलेंथ लाइट विच इज बीन एब्जॉर्ब्ड, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ डी के लोअर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया, डी से डी में। ठीक है, आप बोलेंगे सर डी से डी में कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखते हैं। देखिए, when a visible light comes on complex, then a certain wavelength of light, उस लाइट में से 7 लाइट्स का मिक्सचर होता है ना, तो उस लाइट में से ए सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, बाय द एनर्जी of
एब्जॉर्ब्ड लाइट, जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसकी एनर्जी से क्या होता है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स will migrate from lower to higher level। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास में ये था, ये T2G है और ये EG है, तो अगर हमारे पास में यहाँ पे T2G में ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सपोज कीजिए, और ये हमारे पास खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, जैसे ही क्या, एच न्यू का मतलब क्या है, लाइट, ठीक है ना, जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी लेवल के अंदर, ईजी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। ठीक है क्या, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज माइग्रेशन। हियर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट बिटवीन डी ऑर्बिटल, देखो ट्रांजिट कहाँ से कहाँ हो रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर ही हो रहा है, किसी और ऑर्बिटल में नहीं हो रहा है, डी से डी में ही जा रहा है क्योंकि दोनों डी के ही तो पार्ट है। तो हियर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट बिटवीन डी ऑर्बिटल, सो इट इज नोन एज डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल, या फिर आप इसको बोल दें डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन हो गया है बच्चों। ठीक है, किसका हुआ डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल ऑफ डी से हायर एनर्जी लेवल ऑफ डी में हो गया। ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स सोर्स कलर, कॉम्प्लेक्स में जो कलर आता है वो इसी की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। यू सी द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिटवीन द टू डी ऑर्बिटल्स ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें कलर नजर आएगा। ओके, अब आप इसके अंदर ये देखें कि भैया डी ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो उस डी ट्रांजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया वो वापस से क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएगा और जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी उसको एमिट करेगा, और एमिट करने के बाद में क्या करता है, वापस से एमिटेड एनर्जी जो है वो क्या होगी, एक सर्टेन वेवलेंथ की होगी, और उस वजह से क्या करता है, वो कलर शो होता है। अच्छा बच्चों, कई बार कंफ्यूजन हमें क्या रहता है कि भैया जैसे मान लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो रेड कलर शो करने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, रेड कलर को मान लीजिए या रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो उसने कौन सा कलर शो करना है, मान लीजिए उसने क्या किया, रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या करेगा, इट विल बी शोइंग ब्लू कलर। ठीक है, अभी मैं इसमें समझाऊंगा। सी, तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया जो एब्जॉर्ब किया वो नहीं दिखता है, जो पीछे बच गया है उसका मिक्सचर दिखता है। समझिए बात को, तो जो 7 कलर्स का मिक्सचर था हमारे पास, उसमें से रेड तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब जो 6 कलर बच रहे हैं उनका कंपनसेंट्री कलर हमें नजर आएगा, विच इज ब्लू। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसको अगर अपन देखें,
येलो वायलेट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब किए जाने वाले कलर हैं। और दूसरी तरफ मैं जो लिख रहा हूं वो क्या होते हैं, ये है इसके कंपनसेटरी कलर। ठीक है, देखते जाइए, ये कलर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो कलर हमें कैसा नजर आएगा, जो एब्जॉर्ब हुई है वेवलेंथ वो नजर नहीं आएगा, कतई नहीं नजर आएगा। हमें कौन सा कलर नजर आएगा, जो कलर पीछे रह गए हैं उनका मिक्सचर हमें नजर आएगा, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी कलर बोलते हैं, ठीक है। तो वो देखिए क्या होगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं, the color shown by complex is compensatory color बाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है, कंपनसेटरी कलर देता है, मीन्स color is the mixture of rest colors after absorption of certain wavelength, ठीक है। जो सर्टेन वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस एब्जॉर्प्शन के बाद में जो कुछ बच रहा है उस मिक्सचर के कलर को ही हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी कलर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनसेटरी कलर देते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये हो गया कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ओके, चलें आगे। देखिए अब अपन इसमें बढ़ते हैं और देखिए इसमें अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे अब, कि स्टेबिलिटी क्या होती है। देखो कुछ हमारे पास में जैम स्टोन्स होते हैं, ठीक है। जैम स्टोन्स जानते हैं आप, हीरा पन्ना वो चीज़ें जो होती हैं, एमराल्ड वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्सेस विथ हैविंग सम काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी इन दोस, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं एमराल्ड जो है वो क्या करता है, एमराल्ड जो है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, जेम स्टोन है, ठीक है। देखो एमराल्ड के अंदर आप क्रोमियम देख सकते हैं, एमराल्ड हैव इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम, इस वजह से इसको जेमस्टोन की कैटेगरी में लेते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल कलर ये शो करता है।
तो वो डी ट्रांजिशन की वजह से शो करता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया था, कलर प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी टॉक अबाउट विच इज स्टेबिलिटी। उनकी स्टेबिलिटी को अपन क्या करेंगे, लुक आउट करते हैं कि भैया स्टेबिलिटी किस हिसाब से इनकी मेंटेन होती है, क्या चीज़ इस स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, देखिए देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है हाउ मच दैट इज स्टेबल। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ सारे फैक्टर काम करते हैं उस स्टेबिलिटी को शो करने के लिए या उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने के लिए। वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे हम वो देखते हैं, और क्या पैरामीटर है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को मेजर करने का वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम को आपस में कैसे जोड़ा जाए, उससे हम क्या कहते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी बाइंडिंग होने की है, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग इंटेंसिटी उस सेंट्रल मेटल एटम एंड उस लिगेंड की है, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, देखो द हायर interactions between ligand and central metal atom makes the complex stable। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस होंगी, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। अगर हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं तो देखिए हम इसको कैसे स्टेबिलिटी की बात बोल सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ए कॉम्प्लेक्स। लेट ए कॉम्प्लेक्स इज सेंट्रल मेटल एटम है और सपोज कीजिए कि इसके ऊपर चार्ज है A+। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास में लिगेंड कौन है, लिगेंड है L जिसका नंबर है N और उनके ऊपर चार्ज है X-। ठीक है, ये हो गए हमारे पास में लिगेंड। और जैसे ही हम बात करते हैं कि भैया सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो लिगेंड का नंबर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। चार्ज ऑफ लिगेंड शो होगा नहीं और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसका A+ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लिगेंड है वो तो क्या कर रहा है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। या फिर आप इसको मान लीजिए अपन इसको B कर देते हैं, कोई और चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं इसमें क्या लेता हूँ, एज पर मास कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कांस्टेंट इज, देखो कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज Ks इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट है हमारे पास में ये, है ना, दिस इज द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर क्या है हमारा A+ चार्ज वाला मेटल और उसके साथ में क्या है X- चार्ज वाले लिगेंड जिनका नंबर कितना है N, जो कहाँ चला जाएगा, उसके पावर में चला जाएगा। ओके, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स का कांस्टेंट है विच इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यू सी, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या, Ks स्टेबिलिटी कांस्टेंट
भैया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होने वाली है ना। जितना ज़्यादा ये कांस्टेंट रहेगा किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहने वाली है। कारण आप समझ रहे होंगे। देखो बच्चों ध्यान देना कि इस Ks की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, इस Ks की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब इसका ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, है ना। समझ में आ रही है बात। इस Ks की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब इसका ये जो अंश है, डिनोमिनेटर है, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जब ही Ks की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये छोटे होंगे, ये ज़्यादा होगा। और ये जो है ये ज़्यादा है, मतलब इस रिएक्शन में ये वाला ज़्यादा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। और किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन अच्छे से आगे बढ़ रही है। समझ में आ रही है क्या बात है। आपको बोल रहे हैं कि कैप और ये मार्कर जोड़ करके पूरा पेन बनाओ, जब आपने 1 घंटे में बहुत सारे पेन का ढेर लगा दिया, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो रिएक्शन अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये स्टेबल है, जब भी तो अच्छा बन रहा है, जब भी तो ज़्यादा बन रहा है। ये ज़्यादा बनेगा तो ये ऊपर वाला ये यही तो है, ये ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा, तो Ks की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो Ks की वैल्यू बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी हाई। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू आपको गिवन है आपके बुक्स वगैरह में। You can see that these values showing complexes। तो जैसे आप Ag और अमोनिया का अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके लिए भी क्या होगा, एक डेफिनेट सर्टेन वैल्यू ऑफ द Ks होने वाली है, ठीक है, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁷ होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए Ks की वैल्यू देख सकते हैं, और Ks की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। देखो मैं 2-3 यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ और उनको कंपेयर करके आपको मैं बताऊँगा, और उससे इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए अब ये 2 चीजें आपके सामने है और इन 2 चीजों को आप देखेंगे कि भैया दोनों ही कॉम्प्लेक्स किसके हैं, यहाँ पर Ag के हैं, सिल्वर के हैं। दोनों ही कॉम्प्लेक्स किसके हैं, सिल्वर के हैं, दोनों एग्जाम्पल में। लेकिन आपको ये पूछे कि बताओ सिल्वर का कॉम्प्लेक्स एक तो साइनाइड के साथ है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका एमीन के साथ में, NH3 के साथ में, विच इज़ मोर स्टेबल। स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए आप क्या कहेंगे कि भैया हम क्या चेक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks की वैल्यू देख लेते हैं, जो ज़्यादा है वो ही क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ये कहूँगा कि स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, साइनाइड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि फिर जो हमारे पास अफेक्टिंग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या है, देखो बाकी सारा काम तो सेम है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में भी Ag के ऊपर चार्ज बराबर है, इसमें भी उतना ही इतना ही इसमें है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि फ़र्क क्या है, केवल और केवल लिगेंड का फ़र्क है, यहाँ पे एमीन है और यहाँ पे साइनाइड है। इसका मतलब ज़रूर लिगेंड का टाइप जो है दैट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम अब उन्हीं की बात कर लेते हैं। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है देन यू फाइंड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks वैल्यू, जिसकी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब मैं बात करता हूँ अफेक्टिंग फैक्टर्स की, कि कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा है बच्चों, ध्यान देना बच्चा, कि हमारे पास में जितना ज़्यादा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब उस इंटरेक्शन के लिए सेंट्रल मेटल है उसकी नेचर भी इफेक्ट करेगी, उस इंटरेक्शन के लिए लिगेंड की नेचर भी इफेक्ट करेगी। तो दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स में ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है।
सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका नेचर क्या करता है, अफेक्ट करेगा किसको, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए ये कैसे इफेक्ट करने वाला है, इस चीज को हम देखें। द हाई चार्ज ऑन मेटल आयन, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, लो रेडियस ऑफ मेटल आयन and the high charge density makes the complex मोर स्टेबल। कॉम्प्लेक्स को ये सब चीज़ें क्या करती हैं, और भी ज़्यादा स्टेबल करती हैं। ठीक है, देखो अगर चार्ज ज़्यादा होगा सेंट्रल मेटल एटम पे तो उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, लिगेंड को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ज़्यादा अच्छे से करेगा, इंट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर साइज छोटा होता है, देखो बच्चों एक तो हमारे पास एटम ये है और हमारे पास एक ये है, अब बताओ इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ बाहर की तरफ जो अट्रैक्शन लग रहा है और एक इसका लग रहा है, तो ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बाहर की तरफ कम है तो इस पे ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छे से लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। तो जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए मेटल एटम का या आयन का, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो भी वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, और उसके पास चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज density what it is charge over radius। बस अब यहाँ पे हमने अभी बोला है कि रेडियस कम होगी तो रेडियस कम होगी तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो चार्ज डेंसिटी का ज़्यादा होना, रेडियस का कम होना, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द मेटल एटम, इन सब चीज़ों के अंदर आप देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं, दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल एक है मेरे पास फेरस का साइनाइड है, हेक्सासाइनाइड, ठीक है, और यही मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है। यू सी गाइज दिस इज 3+, ये है मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी मुझे देखनी है। स्टेबिलिटी देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम भी दोनों सेम है, लिगेंड भी दोनों सेम है, लिगेंड्स का नंबर भी सेम है, फिर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो बच्चों हमने तीन चीज़ देखनी है। सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, उसकी साइज़ छोटी हो, चार्ज ज़्यादा हो, साइज़ छोटी हो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। तो भैया टाइप तो सेंट्रल मेटल एटम सेम है तो साइज क्या है, सेम है। चलो हम क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं। तो इसके ऊपर देखो ये x प्लस साइनाइड -6 इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू कितनी है इसमें, +3 है बच्चों। इसके अंदर देखो x प्लस -6 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू क्या है, +2। यस वी सी दैट यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है बच्चों, चार्ज ज़्यादा है, +3 है, यहाँ पे +2 है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं ना, तो साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसने 2 ही डोनेट किए तो इसका साइज़ भी बड़ा है इस मेटल आइटम आयन का, और चार्ज भी कम है। तो साइज़ कम होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका साइज़ कम, चार्ज ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलो सेम चार्ज के डिफरेंट आइटम्स की अपन बात कर लेते हैं। कॉपर, निकल, कोबाल्ट है। देखो एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। Cu2+, Ni2+, CO2+, और भी जैसे अपन उनके साइज के डिफरेंस की बात कर रहे थे, Fe2+, Mn2+, Fe2+, है ना, Mn2+, ये देखो। अब इनके अंदर अगर हमें बोले कि भाई स्टेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ तो चार्ज क्या हो गया, सबके अंदर सेम हो गया है, और अगर चार्ज सेम है तो फिर तो इनकी स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए। नहीं बेटे ऐसा नहीं होगा। चार्ज सेम है तो स्टेबिलिटी सेम
नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा फैक्टर काम करने लगेगा। दूसरा फैक्टर कौन सा? साइज। उसका साइज की बात कर लें, क्योंकि नेचर अलग अलग है ना, तो इनका साइज क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि इनके जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी देखिए किधर की तरफ बढ़ रही है। आप ये देखेंगे कि जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इनकी साइज ये होती है, देखो ये ऐसा ही होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मिड में मैग्नीज आता है और जिंक। ये 3D सीरीज है आपके बच्चों, डी ऑर्बिटल्स का पहला सीरीज है, पहला रो है। उसमें यहाँ पे मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और फिर जिंक, ये सब आते हैं। तो हमें देखो ये वाले दे रखे हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर चार्ज सबका सेम है और चार्ज सेम है, तो फिर ये वाला जो ये साइज का ग्राफ है बच्चों, देखो तो साइज सबसे छोटा किसका है? मैंगनीज का, ठीक है। और अगर मैंगनीज का साइज छोटा है, देखो इधर की तरफ साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इज डिक्रीज्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके बच्चों, देखिए आपने 11th में पढ़ा होगा, और अब मैं डी ब्लॉक अपने है सिलेबस में, तो मैं आगे और बता दूंगा। तो इधर से इधर साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज होता है तो बच्चों क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स इनके सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? ठीक है ना। तो हमारे पास पहला फैक्टर था जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है और नेचर सेम है, तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा आप उसमें कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर क्या चीज़ है, आप देखो कि चार्ज सेम है तो उनकी साइज़ देख लो, साइज़ छोटी जिसकी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है बच्चों। चलो अगले फैक्टर पे हम चलते हैं, वो हम कहते हैं लिगेंड की नेचर, ठीक है। देखो सेकंड है नेचर ऑफ लिगेंड। जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। नेचर ऑफ लिगेंड, the more tendency of ligand to donate electron gives more stable complexes। समझ में आ रही है क्या बात? तो जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी रहेगी, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा। इसका मतलब सो हाईली बेसिक लिगेंड, जो जितना ज़्यादा बेसिक लिगेंड है वो क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव वाले हमेशा ही स्टेबल होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो न्यूट्रल वाला है वो भी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स दे दे, क्योंकि बच्चों उसके अंदर क्या होता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। साइज़ अगर छोटा है तो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा। जैसे एमीन NH3 होता है, साइज़ छोटा होता है नाइट्रोजन का, लोन पेयर जल्दी डोनेट करता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट फैक्टर होता है किलेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों किलेशन। चलिए मैं इसको आपको फ्रेश पूरा मिटा करके फिर थर्ड फैक्टर बताता हूँ। किलेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्या एग्जाम्पल है इसका, हम हर चीज़ की बात करते हैं। देखो थर्ड फैक्टर है हमारे पास में किलेशन। देखो बच्चों, जब भी हमारे पास बाइडेंटेट से लेकर ज़्यादा डेंटिसिटी वाले लिगेंड्स आते हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक ही बार में एक से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
और अगर ऐसा होता है तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को किलेशन बोलते हैं और इससे बनने वाले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कीलेट लिगेंड्स बोलते हैं। देखना, इफ, ध्यान देना बच्चों, इफ ए ligand have two or more denticity, then it forms more than one bond with सेंट्रल एटम। ठीक है? एंड ए साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एंड ए साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इट इज कीलेशन। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? कीलेशन कहते हैं। द फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स इज कीलेट। जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको क्या कहते हैं? कीलेट बोलते हैं, या चिलेशन भी बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है? क्या समझ में आई क्या बात? एग्जाम्पल देखो ऐसे लिगेंड्स का, जैसे हम EN की बात करते हैं, है ना, इथाइलिन डायमीन की बात करते हैं। दिस इज EN। EN है हमारे पास और ये कितना डेंटेड है? बाइडेंटेड। ठीक है? देखो, जैसे ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, अगर ये किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कैसे जुड़ेगा? देखना बच्चों कैसे जुड़ेगा। इसके क्या हैं? दो दांत है ना, दो दांत हैं बच्चों। ये रहा एक दांत और NH2, ये रहा दूसरा दांत, एक इधर से एक इधर से। हियर कितने एटम्स की? देखो 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हियर 5 atom ring is formed। ठीक है? क्या हो गया है? 5 एटम रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है? चलो मैं आपको और एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल, ट्राईऑक्सलेटों की हम बात कर लेते हैं। आयरन ट्राईऑक्सलेटों की हम बात करते हैं। देखना जरा, ठीक है? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या हो गया? आयरन। और ऑक्सलेट क्या होता है? कार्बन और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। तो ये एक, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा। अब आप यहां देखेंगे कि एक ही सेंट्रल मेटल एटम के पास में कितने थे एटम की? 1 2 3 4 5। हियर 3 रिंग्स ऑफ 5 atoms each are formed। मोर किलेशन, मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा किलेशन है, मोर किलेशन, मोर स्टेबिलिटी। समझ में आ रही है क्या बात? बच्चों ध्यान देना, EDTA क्या होता है? EDTA आपका एक बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक है? EDTA इज ए जर्मिसाइडल। ठीक है? लेकिन उसको जो अब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यूज़ करना बंद कर दिए हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे, वो इसको स्टिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड यूज़ है।
ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब बहुत सारे जर्मिसाइडल्स, मच्छर वगैरह बहुत सारे हो गए थे, उनको मारने के लिए EDTA के स्प्रे यूज़ में आते थे। खेती में आज भी EDTA यूज़ होता है, पॉइजन के फॉर्म में आज भी EDTA यूज़ होता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया आर यूजिंग EDTA इन कंट्रोल्ड मैनर, और जो डेवलप्ड है उन्होंने तो बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि EDTA आप जानते हैं बाइडेंटेड से हेक्साडेंटेड होता है, तो ये क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी किलेशन रिंग्स का फॉर्मेशन करता है। जर्मिसाइडल विच इज बाइडेंटेड टू हेक्साडेंटेड and forms what? Large chelate rings which makes it stable, जिससे ये क्या होता है, स्टेबल होता है एंड नॉट मेटाबोलाइज्ड, और क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं होता है और नेचर में स्टोर होता चला जाता है। इंसान अगर जा रहे हैं पेट में खाने के साथ के अंदर, तो इंसान के पेट में ये क्या होगा, जो फैटी एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये डिपॉजिट होता चला जाएगा, प्लांट्स में डिपॉजिट होता चला जाएगा, और इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, जिससे इसकी पॉइजनिंग हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसका यूज़ क्या हो गया, बंद हो गया है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सब है किसकी वजह से, इसकी किलेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक हमारे पास जो लिगेंड है उसके अंदर एक, जब हमने यहाँ पे अब एक किलेटिंग लिगेंड की बात कर ली है, तो एक छोटा सा लिगेंड की बात और अपन करना चाहेंगे यहाँ पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो लिगेंड है एम्बिडेंटेड टाइप के लिगेंड्स भी होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है वो देखिए जरा बच्चों। एक हमारे पास में, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको डायग्राम और एग्जांपल्स दूंगा। देखो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारे पास एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि NH2NH2, देखो बच्चों क्या है ये, हाइड्राजीन, क्या है, हाइड्राजीन, ठीक है ना, हाइड्राजीन। इसके पास में एक से ज़्यादा लोन पेयर है, ये क्या है, एक से ज़्यादा लोन पेयर है, लेकिन ये कभी भी चिलेशन नहीं करता है। डोंट फॉर्म चेलेट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3 एटम अनस्टेबल रिंग। ये क्या करता है, 3 एटम की अनस्टेबल रिंग बना लेता है, इसलिए इसमें चिलेशन नहीं होता। देखो जैसे आप बोलेंगे कि भैया हमारे पास ये है हाइड्राजीन और इसमें ये 2 दांत हैं, ये सेंट्रल एटम और ये इधर से और इधर से, देखो कितने एटम की रिंग है, 1, दूसरा और तीसरा, 3 एटम्स, 3 एटम रिंग अनस्टेबल, और ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछ ले भैया हाइड्राजीन के अंदर भी 2 लोन पेयर होते हैं, क्या ये भी क्या है, चिलेटिंग एजेंट है क्या, नहीं है भैया, ये चिलेटिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक है हमारे पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड ये होते हैं ऐसे लिगेंड जिनके अंदर लोन पेयर डोनर साइट्स एक से ज्यादा टाइप की होती हैं। ठीक है, देखना अभी, दोज लिगेंड विच हैव डोनर एटम्स मोर देन 1, एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन उन सबसे वो एक साथ डोनेट नहीं करेगा। अगर एक से ज्यादा डोनर एटम्स एक साथ डोनेट करेंगे तो चिलेशन ही हो जाएगा ना। लेकिन क्या होता है, बट ओनली 1 डोनेट एलपी एट 1 टाइम, एक बार में एक ही डोनेट करेगा किसी एक में से।
एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक होता है नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइटो। ये दो टाइप के लिगेंड है बच्चों, ठीक है। एक होता है नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइटो। देखो क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर, अभी आपको मैं पूरा ओपन करके बताता हूँ। एक है NO2 माइनस और एक होता है ONO माइनस, ठीक है ना। तो क्या है ये लफड़ा, क्या है ये है नाइट्रेटो नहीं नाइट्रो और ये नाइट्राइटो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन जब आप इनकी बाइंडिंग देखोगे, ठीक है, जब आप इनकी बाइंडिंग देखोगे तो सेंट्रल मेटल एटम को एक, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर डोनर एटम्स दो दो हो गए हैं। कौन कौन हो गए हैं, यहाँ पर डोनर एटम्स दो हैं और दो हैं उनमें से आप ये देख सकते हैं कि एक बार तो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे सकता है, तो नाइट्रो तो इस टाइप से बनता है। और जो नाइट्राइटो है उसके अंदर डोनर एटम कौन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है बच्चों, उसमें डोनर एटम हो जाएगा ऑक्सीजन, लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है एक तरीका जिसके अंदर हमने ये क्या कहा कि यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ कौन है, ऑक्सीजन। तो एक ही लिगेंड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया एक बार में ऑक्सीजन भी लिगेंड दे दे, लोन पेयर दे दे और नाइट्रोजन भी दे दे, तो क्या होगी, 3 एटम की रिंग बन जाएगी एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो एक तो नाइट्रो और नाइट्राइटो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड बच्चों, ये आप देखते होंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आप देखिए, बड़ा सिंपल है, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड NC माइनस, दिस इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये भी क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है बच्चों। यहाँ पे देखो एक बार में तो क्या कर सकता है, ये जो कार्बन है वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि माइनस चार्ज किस पे है, कार्बन पे, उस वजह से तो ये भी डोनर है। और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी तो पड़ा हुआ है, वो तो अमीर आदमी है लोन पेयर में, तो वो भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये दोनों टाइप के बन सकते हैं। तो ये मेटल साइनाइड है, ये मेटल आइसोसाइनाइड है। इसमें भी दोनों एक साथ नहीं देंगे, नहीं तो 3 एटम की रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे सल्फेटो है और जैसे थायोसाइनाइटो है, ये सब चीज़ें क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के अंदर आती है। समझ में आया। तो हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड देखा, इसके अलावा हमने देखा इसके अंदर चिलेशन, चिलेट लिगेंड, ये सारे देखे। और चिलेशन जब होता है तो स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी एनहांस होती है, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर आज अपन ने बात की है पूरी, उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स एंड ऑल सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी है। आज की क्लास यहीं तक है, इसके बाद में हम एक आध लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर के अंदर, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम करेंगे। और एक मेजर चीज़ हमारे पास में जो बची हुई है ना बच्चों, दैट इज़ आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपने नोट्स को खंगालिए, नए नोट्स बनाइए, बुक्स को खंगालिए और जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।